हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 11 को पढ़ेंगे और इस 11 सेट में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले 10 सेट हो चुका है। यह सेट नंबर 11 है जिसमें से 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस होंगे। साइंस में आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन और बायो का क्वेश्चन। उसके साथ साथ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के जो क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए। प्रत्येक रात 9 बजे जुड़ते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जुड़िए। सभी लोग जुड़ जाने दीजिए। उसके बाद 10वां नंबर स्टार्ट करते हैं, तब आज का सेशन स्टार्ट होता है। जल्दी से जुड़िए सभी लोग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और जो लोग जुड़े हैं शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। आज का क्वेश्चंस बहुत जानदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का आज संग्रह बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है और इसका डिस्कशंस भी आज बहुत बेहतरीन है। तो आज आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। तब तक से जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास ताकि जल्दी से जुड़ जाएं लोग। 1 मिनट तब तक से वेट कर लिया जाए। तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सेशंस लेके आ रहे हैं, जिस सेशंस में होगा एक अगला सेशंस आप लोगों के लिए बताया जाएगा। क्या है आज का सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। सेट नंबर 11 का 25 क्वेश्चंस होंगे साइंस के। इसमें ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें कि फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होगा और बायो होगा। इन सारे क्वेश्चनों की संख्या आज सेम है। 8 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 8 या 9 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे। तो सभी मिला के 24-25 क्वेश्चन आज हैं और उसका डिस्कशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सभी लोग आंसर कीजिए पहले नंबर का कि 1 किलोवाट घंटा में होता है कितना जूल। जल्दी से कीजिए सभी लोग। थोड़ा सा भी स्लो हो जाते हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। तब तक से आप लोग आंसर कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर -6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर -5 जूल या 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। पहला का आंसर बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से कि क्या होता है। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? देखिए अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए तो हो जाता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अच्छा, कभी आप इसका मान भूल भी जाएं तो आप एक बार इसको क्या करिएगा कि बना लीजिएगा। उसके लिए देखिए हम बताते हैं कैसे बनाना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा की अगर बात कहता तो 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट। कितना वाट? 1 किलोवाट मतलब कि कितना? 1000 वाट। और घंटा मतलब 60 मिनट ना, तो इसको क्या कीजिए 60 से गुणा कर दीजिए। 1 किलोवाट, 1 किलो को 1000 वाट लिखा जाता है। 1 किलोवाट घंटा है तो 1 किलो को 1000 वाट लिख लिए। 1 घंटा यानी कि प्रत्येक घंटा था ना, तो 1 घंटा को आप मिनट में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। कितना हो जाता है? 60 मिनट। और हमको पता है कि समय का मात्रक हमको सेकंड में चाहिए। 1000 तो है तो 1000 इसको इसी तरह रहने दीजिए। 60 मिनट को भी आपको क्या करना होगा? 60 से मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से और गुणा कर दीजिए। 60 से और गुणा कर दिए तब देखिए क्या मिला। तो यहाँ पे मिल गया 3 3 6 यानी कि 6 के 36, तो 36 1 2 3 4 5, तो 36 पे 5 जीरो,
तो क्या करेंगे 36 पे 5 को जीरो रख लिए। देखिए 1 किलोवाट को 1000 वाट, ठीक है, और घंटा है तो घंटा को हम 60 मिनट का, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिए, तो क्या हुआ 36 पे 5 जीरो आ गया। क्या हम 36 पे 5 जीरो को 36 पे 5 जीरो को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर कितना 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 से 1 कट जाएगा, मतलब कि क्या हो जाता है 10 के पावर 5। या इसको कैसे लिख सकते थे तो 36 गुणे 10 के पावर 5, क्योंकि 5 को जीरो है तो वहाँ पे 36 गुणे 10 के पावर 5 लिख सकते थे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6, क्योंकि दशमलव बैठाएंगे तो नीचे 10 आता है और एक 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 ही मिलने वाला है। तो क्या तो लिख सकता है आपको ऐसे कि बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो कि तो आपको ऐसे लिख देगा कि 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल, या 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। और कैसे निकला ये आप सबों ने देख लिया। 1 किलोवाट को क्या किए, 1 किलो को 1000 वाट और घंटा को मिनट है तो सेकंड में चेंज करके किए, तो 36 पे 5 जीरो आया और इसको दशमलव दिए तो क्या हुआ 6 जीरो। तो आपसे यह पूछा था कि कितना आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6। अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होता तो हो जाता 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल भी, लेकिन वैज्ञानिक तरीका से ऐसे लिखा जाता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि होती है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा डैश के साथ वृद्धि होती है। मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि हो जाती है, जब आप वेग बढ़ाइएगा तब, ऊंचाई बढ़ाने से, विस्थापन बढ़ाने से, या दूरी बढ़ाने से। आंसर कीजिए दूसरा नंबर का, दूसरा का आंसर कीजिए जल्दी से, दूसरा नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए दूसरा का आंसर की अगर बात कहा जाए तो आप सबों को पता होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह होता है mgh। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पे निर्भर करता है। और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन वेग दे रहा है, तो इसमें कहीं वेग दिखाई दे रहा नहीं, विस्थापन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और दूरी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है ऊंचाई। और क्योंकि यह स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के समानुपाती, क्योंकि m के भी समानुपाती है, g के से भी समानुपाती है, और क्योंकि यह इक्वल में है और बराबर है, तो द्रव्यमान बढ़ाएंगे तब पर भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तब पर भी बढ़ेगा, और ऊंचाई बढ़ेगा तब पर भी। तो आपसे यही पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा किसके वृद्धि होने से, तो कहेंगे कि ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है। मतलब कि जस जस ऊंचाई बढ़ता जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। तीसरे नंबर को हल कीजिए कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, ठीक है, और वह जमीन से 2 मीटर ऊपर सर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, कि यानी कि सामान पर उसने कितना कार्य किया, बताइए 350 जूल, 200 जूल, या 400 जूल, या 150 जूल। आंसर कीजिए तीसरा का कितना होगा, तीसरा नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा बताइए जल्दी। चलिए अगर तीसरा नंबर की अगर बात कहा जाए तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दिया है m दे दिया है कितना 20 kg, तो 20 kg लिख लिए। 2 मीटर ऊंचा से ऊंचाई तक उठा रहा है, ऊपर तक उठा रहा है, h आपको दे दिया है 2 मीटर, और आपको g कह रहा है कि 10 लेना है। तो आपको पता है mhg किस में होता है, अभी बताए हैं कि pe में होता है, पोटेंशियल एनर्जी में mgh। तो क्या करेंगे 20 गुणे 2 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 2 दूना के 4 पे 400। तो कहेंगे कितना जूल हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए दो भौतिक राशि में किसका इकाई समान होगा। आपको बताना है कि कौन से दो भौतिक राशि हैं जिनकी इकाई क्या होगी, समान होगी। आंसर कीजिए जल्दी से चौथा नंबर का। दाब बल
बल, उत्क्षेप, बल और भार, बताइए जल्दी से कीजिए। चौथा नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। 4 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, करिए जल्दी। चलिए, अगर दो भौतिक राशियों में किसका इकाई समान होगा तो बल और भार का जो होता है समान होता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का होता है, ठीक है, और दाब का होता है। तो कौन कौन से राशि जो है भौतिक राशि समान होता है, तो बल और भार, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का होता है जूल। देखिए, फिर होता है चाल, और फिर क्या होता है वेग, चाल और वेग दोनों का होता है मीटर प्रति सेकंड। फिर होता है दूरी और विस्थापन, इसका होता है मीटर। होता है संवेग और आवेग, ये सारे के सारे का मात्रक क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है, दूरी, विस्थापन इत्यादि इत्यादि। तो आपसे पूछा था कि कौन सा समान होता है, तो कहेंगे कि बल और भार क्या है, समान है, और इसका होता है न्यूटन। 5वें नंबर की ओर बढ़िए कि उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निकाय द्वारा समझाया नहीं गया है, कौन सा है जो सार्वभौमिक के नियम में समझाया नहीं गया है। 5 का आंसर कीजिए कि जल्दी से बताइए 5 नंबर क्या होगा। बताइए कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के द्वारा नहीं समझाया गया है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, सभी लोग कीजिए, कोई नहीं, सभी लोग करते रहिए आंसर। चलिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो होगा, जो ग्रहों के चारों ओर जो सूर्य की गति होता है, जो ग्रहों के चारों ओर जो सूर्य की गति होता है, यह जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं समझाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि m1 द्रव्यमान की वस्तु और m2 द्रव्यमान के वस्तु के बीच उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। मतलब कहता है कि जो बल होता है उसके द्रव्यमान के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती का साइन हटता है तो g आ जाता है और m1 × m2 बटे में r² हो जाता है। तो दो पिंडों के द्रव्यमान और उनके दूरी के बीच की दूरी को बताता है, जबकि ग्रह के चारों ओर जो सूर्य की गति होगा यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को पालन नहीं कर रहा है। जबकि बल के द्वारा धरती से बंधे रहना भी, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी, और चंद्रमा और सूर्य के निकट जो ज्वार उत्पन्न होता है, ये सभी होता है, जबकि बी नहीं होगा। आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बताइए जी के कारण त्वरण होगा, मतलब कि जी के कारण कौन सा त्वरण होगा, इसको बताइए जल्दी से। 6ठा नंबर का क्वेश्चन को बताइए, 6वां नंबर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर कीजिए। सभी लोग को पता है इसका आंसर, बताइए आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो g बराबर होता है gm बटे में r², gm बटे में r²। तो यह इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिए ये आता कैसे है, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आता कैसे है। तो देखिए आपको एक बताता है कि g और स्मॉल g और बड़ा G में संबंध स्थापित कीजिए तो कैसे निकल के आता है। देखिए आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण कहता है दो पिंडों के बीच m1 और m2 और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, ऐसे आता है, F बराबर ऐसे ही आता है ना। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक पिंड है, क्या है, एक पृथ्वी पर पिंड है स्मॉल g। मान लीजिए कि कोई पृथ्वी पर कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है m, और पृथ्वी से ऊपर कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m।
पृथ्वी का पिंड जो है, कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान है एम, पृथ्वी है अर्थ फॉर एम, और एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है एम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है आर ई। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर ई है। तो कहेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है, तो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? कार्य करेगा। तो आपको पता है कि जब दो वस्तु होता है तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि एम ई और एम बटे में आर ई का स्क्वायर होगा। दो पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको अभी पता है, क्योंकि अभी ना F को लिखे हैं, F बराबर G इंटू M1 इंटू आर M2 बटे में आर स्क्वायर। उसी प्रकार एक पृथ्वी था, उसका द्रव्यमान इतना था, और एक कोई दूसरा वस्तु था जिसका द्रव्यमान m था। अब देखिए क्या कीजिएगा कि अगर इसको क्या किया जाए कि F जो है और G है, इन दोनों में से F E और M क्या है? M मास ऑफ अर्थ और एक वस्तु का द्रव्यमान के बीच जो और त्रिज्या क्या था? आर ई था। आपको पता है कि F बराबर होता है एम ए। क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। तो F बराबर एम ए कब होता है? जब क्षैतिज होता है। और यही F बराबर एक आप लोग पढ़ते हैं एम जी। क्या पढ़ते हैं? F बराबर एम जी। तो F बराबर एम जी, क्योंकि यहाँ पे G और बड़ा G के बीच संबंध निकालना होता है, तो F बराबर एम जी। तो क्या F की जगह पर हम एम जी रख सकते हैं? तो क्या रख सकते हैं। और यहाँ पे आप है क्या है क्या? तो एम ई इंटू एम बटे में आर ई स्क्वायर। एक एम से एक एम का हो गया? कट गया। तो आपका यहाँ से क्या मिल गया? जी ई बराबर जी एम ई बटे में आर ई का स्क्वायर। देखिए ई दोनों में था, क्या था? ई इसमें भी है, ई इसमें भी, इसको काट दीजिए तो कहेंगे कि जी बराबर होता है जी एम बटे में आर स्क्वायर। यही आपका संबंध था, बताने के लिए बताया था कि जी जो है जी एम बटे में आर स्क्वायर होता है। और यहाँ से सिद्ध यह होता है कि जो वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इस द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वह पृथ्वी जी के जो पिंड है, मानते हैं कि पृथ्वी जिस पिंड को खींचता है, मतलब कि पृथ्वी के द्रव्यमान और इसकी जो त्रिज्या है इस पे निर्भर करेगा, इस पे नहीं। यानी कि पिंड कैसा है, कितना भारी है, कितना हल्का है, इस पे बातों पे निर्भर नहीं करेगा। वह निर्भर किस पे करता है? तो इन बातों पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर बताइए कि ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होता है। मतलब कि आपको बताना है कि जो ऊपर की ओर जो प्रणोद बल लगता है, जो प्रणोद लगता है और जो भार लगता है, उनके बीच दिशा कैसे होता है? नीचे की दिशा की ओर, विपरीत दिशा में या समान दिशा में होता है। आंसर कीजिए 7 नंबर का। 7 का आंसर कीजिए। 7वां नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए 7 का आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग, कि जो प्रणोद और भार होंगे उनका क्या दिशा होगा, कैसा दिशा होगा। अगर 7 नंबर की अगर बात कहा जाए तो एक दूसरे के क्या होंगे कि प्रणोद और भार एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। प्रणोद और भार जो होंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे प्रणोद पूछता कि प्रणोद क्या है, तो कहा जाता है कि किसी वस्तु पर लगाने वाला, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगाने वाले बल को, कोई वस्तु है उसके सतह पर जो लंबवत बल लगाता है वही क्या होता है? प्रणोद बल होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, क्या है ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यह क्या है? एक वस्तु है, मतलब कि यह व्यक्ति तैर रहा है। यह व्यक्ति तैर रहा है और आपसे पूछा है, बोला है कि ऊपरी प्रणोद, मतलब कि इस व्यक्ति पर ऊपर की ओर लंबवत, ऊपर की ओर प्रणोद क्या है? तो किसी वस्तु पर लंबवत लगाए गए बल को प्रणोद बल कहते हैं। और यह वस्तु है, मान लीजिए कि यह व्यक्ति है, तो इस पे जो प्रणोद बल लगाएगा वह ऊपर की ओर लगाएगा।
तो जो यह प्रणोद बल लगाएगा वह किधर की ओर लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। तो देखिए जो यह प्रणोद बल है किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, जबकि इस वस्तु का या इस व्यक्ति का जो भार है किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो आपसे बोला है कि जो प्रणोद बल है और भार बल है एक दूसरे के कैसे होंगे, तो विपरीत होंगे, क्योंकि प्रणोद बल जो होगा वह ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, जबकि भार बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो पूछा कि एक दूसरे के बीच जो होंगे कैसे होंगे, तो विपरीत होंगे। प्रणोद ऊपर की ओर लग रहा है जबकि भार बल नीचे की ओर। भार बल क्या है, तो जो व्यक्ति अपने भार के अनुसार जो बल लगाता है वह भार बल है, और यह क्या है, इतना भार बल कितना लगाता है, तो जितने अपने आयतन के द्रव को विस्थापित करता है वह भार बल पर विस्थापित करता है। तो आपसे वह बाद में पूछना है, उसको नहीं जानना है। अब यहाँ से आपको सिर्फ यही समझना है कि प्रणोद और भार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। प्रणोद क्या है, तो किसी सतह पर लंबवत लगाए गए बल को प्रणोद कहते हैं, और यह ऊपरी प्रणोद है, मतलब कि किसी सतह पे यह ऊपर की ओर लग रहा है, किसी सतह पर यह ऊपर की ओर लग रहा है, और भार बल इसके विपरीत में लगेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तो ऊपरी प्रणोद और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 8वें नंबर की ओर आते हैं कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, प्लाज्मा, गैसीय, ठोस या तरल होगा। बताइए, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा होगा। बताइए 8 का आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, कि 8 का आंसर क्या होगा। 8 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए, अगर 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के भौतिक स्थिति की अगर बात कहा जाए तो वह जो होता है वह कैसी अवस्था में होता है। 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई कैसा अवस्था में होता है, तो वह होता है गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, क्योंकि यह 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जल को कीजिएगा तो गैसीय अवस्था में, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलने लगता है। जल क्या होने लगता है, उबलने लगता है, और 100 डिग्री से जैसे ही कोई ऊपर होगा वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गैस के रूप में हो जाता है। तो 257 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की भौतिक स्थिति गैसीय रूप में हो जाती है। अच्छा, जल ठोस अवस्था में कब होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग जमाएंगे, हिमांक करेंगे तो वहाँ पे होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्लाज्मा कब होगा, तो प्लाज्मा को समझिए, प्लाज्मा कब होगा। देखिए, यह है प्लाज्मा, क्या है, क्योंकि किसी पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था, ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस-आइंस्टाइन। तो जो चौथा है प्लाज्मा, यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा कहा जाता है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है, और यह गैस के तरह होता है पर गैस से तटस्थ होता है। मतलब कि जो प्लाज्मा होता है गैस के ही तरह होता है पर उससे तटस्थ होता है। तटस्थ होने का मतलब कि जो गैसीय गुण होता है उसमें वैसा गैसीय गुण नहीं मिल पाता है। अगर इसके तापमान की अगर बात कहा जाए तो 10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर 7 केल्विन तक होता है। जो आपका प्लाज्मा होता है इसका तापमान 10 के पावर 2 से लेके 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसकी बात कहा जाए प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा की अगर बात कहा जाए तो कहा जाता है कि यह भौतिक और रासायनिक शास्त्र में, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्लाज्मा को आंशिक रूप से आयनीकृत गैस माना गया है। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है प्लाज्मा को क्या माना गया है, तो आंशिक रूप से आयनित गैस माना गया है। आयनिक गैस माना गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और यह परमाणु और अणु के साथ बंधे होने के कारण यह स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। यह परमाणु से या अणु से बने होने के कारण यह क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। गमन करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। कहता है कि प्लाज्मा में धन आवेश और ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से होने से इसकी विद्युत चालकता बनता है।
प्लाज्मा में धन आवेश और ऋण आवेश में स्वतंत्र रूप से होने से इससे विद्युत चालकता बनता है। मतलब कि जो प्लाज्मा है उसमें धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है उसके कारण इसमें स्वतंत्र रूप से होने से इसकी विद्युत चालकता क्या होता बनता है। मतलब कि इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों पाया जाता है, इसीलिए उसमें विद्युत चालकता बनता रहता है। अगला पॉइंट एक और बनता है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, जब यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जाता है तो यह फिलामेंट की तरह या पुंज की तरह या दोहरी प्रकाश जैसी संरचना में बना लेती है, यानी फिलामेंट की तरह दिखाई देता है या पुंज की तरह या दोहरी प्रकाश की जैसी संरचना को बनाता है। तो आपसे पूछा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र में कैसा दिखाई देता है, तो फिलामेंट, पुंज या दोहरी प्रकाश की तरह दिखाई देता है। और यह कहाँ देखने को मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में, सितारा या तारे में जो होता है, तारों या तारा में या सूर्य में प्रकाश की चमक किसके कारण से होता है, तो प्लाज्मा के कारण से ही होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, प्लाज्मा के थे। तो प्लाज्मा इसमें नहीं होगा, इसका आंसर क्या हुआ था, गैस हुआ था। क्योंकि आपके मन में चलता होगा कि प्लाज्मा कब होगा, तो प्लाज्मा का तापमान जब सबसे अधिक होगा तब होगा। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि कौन से तत्व हैं जो मुक्त रूप में नहीं पाए जाएंगे। सोना, चांदी, प्लेटिनम या सोडियम। 9 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा। 9 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो आंसर कीजिए सभी लोग कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम या सोडियम। तो इसका राइट आंसर्स की बात कहा जाए तो सोडियम जो होता है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। बाकी सोना, चांदी और प्लेटिनम यह तीनों के तीनों तत्व जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सोडियम हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो कि मुक्त अवस्था में और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसको देखिए। अगर प्राकृतिक में धातुओं की प्राप्ति की बात कहा जाए तो ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में दोनों अवस्था में पाया जाता है। या तो वह धातु मुक्त अवस्था में पाया जाएगा या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, मतलब कि सोना, चांदी, प्लेटिनम और जो मरकरी पारा होता है ये सारे के सारे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर इत्यादि जो हैं आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन, तो सोडियम, पोटेशियम, उसके साथ साथ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आप तीनों को एक साथ याद रखिए। एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर एक साथ याद रखिए। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, लेड और कॉपर ये सारे के सारे जो हैं संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जबकि मुक्त अवस्था में सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो आपसे ऑप्शंस में क्या हुआ था, आपसे ऑप्शन में सोडियम दिया था, जबकि सोडियम संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, बाकी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसका प्रयोग हम निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को मारने में प्रयोग किया जाता है। बताइए। CaOH2, CaOCl2, HNO3, MgCl2। बताइए 10th का क्या होगा, आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि किसका प्रयोग हम निसंक्रामक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हम CaOCl2 को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इनका उपयोग हम निसंक्रामक या कीटाणुनाशक के रूप में, जो जल होता है उसको, जल में जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए हम CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा था किसका प्रयोग किया जाता है, तो CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। बताइए कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। बताइए कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। दोनों तत्व द्रव होते हैं, दोनों धातु का प्रयोग गुब्बारे में किया जाता है, या दोनों में उच्च विसरण दर होती है, या दोनों बाह्यतम कोश में पूर्णतः भरे होते हैं। 11 नंबर का आंसर कीजिए।
11 का आंसर कीजिए सभी लोग कि 11 का क्या होगा। अगर बात कहा जाए हीलियम और आर्गन, तो आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे अक्रिय गैस है। और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनके बाह्यतम कोष जो होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं। तो यह बात क्या है, यही समानता है, क्योंकि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे अक्रिय गैस होते हैं और उनके बाह्यतम कोष भरे होते हैं, इसलिए 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक समूह में मतलब कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान किसमें हमेशा वृद्धि होता है। मतलब कि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसमें वृद्धि होता है, उसके धात्विक गुण में, उसके ऑक्सीकरण की क्षमता में, उसके विद्युत ऋणात्मकता में, या कम होने की प्रवृत्ति में। आंसर कीजिए 12 नंबर का। बारह का आंसर कीजिए जल्दी से, किसमें होता है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। अगर बात कहा जाए कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने के दौरान किसमें हमेशा वृद्धि होता है, तो जो उसके धात्विक जो गुण होते हैं, उनके धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, धात्विक गुण में वृद्धि होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको ऐसे। यह क्या है, देखिए आपको पता है कि यह आपसे पूछा है वर्ग का, तो आपको पता है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या क्या बढ़ता है। आप जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आपका जो विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में, जब आप बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। जब बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यह देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब कि जो विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, जबकि आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो घट जाएगा। वहीं जो आपकी आयनीकरण की ऊर्जा है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि आप ऊपर से नीचे की ओर आने पर आपकी आयनीकरण की क्षमता क्या होता है, घटता है। आपकी जो परमाणु आकार है, जो आपका परमाणु आकार होता है, वह बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर यह बढ़ जाता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका जो, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो धात्विक गुण है वह बढ़ता चला जाता है। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए धात्विक गुण मतलब कि वह क्या होगा, अच्छा धात्विक रूप में आएगा, धातु के रूप में आएगा। अगर देखिए ऐसे यहाँ से देखना चालू कीजिएगा तो मान लीजिए कि ऊपर ग्रुप है कॉपर, नीचे आइएगा Ag और Au। देख रहे हैं कि क्या तांबा, Ag और सोना, मतलब कि तांबा, चांदी और सोना में यहाँ से आपका धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या धात्विक अच्छी गुण की ओर आ रहा है। तो जब हम कहेंगे कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक का गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। धात्विक गुण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि बताइए कि जब आप जाएंगे, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमेशा वृद्धि होता है, तो उसके धात्विक गुण में वृद्धि होता है। विद्युत ऋणात्मकता कब वृद्धि होता है, तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो वृद्धि होगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगी, कमी होगी। बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण की क्षमता, आयनीकरण की ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। डुबराइनर के त्रिक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, या न्यूलैंड की आवर्त सारणी में। बताइए जल्दी से कि 13 का आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी से, 13 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। चलिए अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि 13 में
के किसके अनुसार आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर यानी कि एटॉमिक्स नंबर के बढ़ते क्रम पर है, तो वह है आधुनिक जो आवर्त सारणी मोसले साहब के द्वारा जो दिया गया था उसमें। जबकि डोबरनाइनर ने भी परमाणु भार पे, मेंडलीफ ने भी, और आवर्त सारणी के जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने भी क्या किया था, सबके सब परमाणु द्रव्यमान पे दिए थे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले साहब ने दिया था और उन्होंने दिया था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर दिया गया था। डोबरनाइनर के त्रिक नियम हो या न्यूलैंड के अष्टक नियम हो या मेंडलीफ के सारे द्रव्यमान पे हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक्स नंबर पे होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि एक मिश्रण में जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है उसका पीएच होने की संभावना कितनी होती है। तो बताइए कि उसका पीएच क्या होने की संभावना है जब एक नीले लिटमस को वह लाल कर देता है। तो बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि एक मिश्रण में नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो आपको पता है अनिल। अनिल मतलब होता है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यहाँ पर नीला लिटमस पत्र को ही लाल करने की बात हो रहा है। मतलब कि वह क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। और अम्ल कब होता है, जब 7 से क्या हो, जब 7 से कम होता जाएगा। मतलब कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 7 से जब इधर की ओर आते हैं तो अम्लीयता की गुण बढ़ता जाता है। और कब तक, 0 तक, और यहाँ से 14 तक जो जाते हैं वहाँ क्षारीयता की गुण होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा वह क्या होंगे, क्षारीय होंगे। तो आपको इसमें से अम्ल पता करना था, तो 7 से नीचे क्या है, ऑप्शन नंबर 6 जो ए में है, इसका मतलब 6 जो है अम्लीय है, ये तो उदासीन हो जाएंगे। बाकी 2 जो हो जाएंगे यह क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। और क्षारीय नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है, वह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। यहाँ पे अम्ल जो होना था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो यह क्या दर्शाता है, H+ आयन की सांद्रता में कमी की, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि की, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि की, या आयन की सांद्रता में कमी की। बताइए 15 नंबर का आंसर कीजिए कि 15 का क्या होगा। सभी लोग 15 का आंसर कीजिए जल्दी से कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपसे अगर पूछे कि 7 से 14 की ओर बढ़ता है, 7 से अगर 14 की ओर बढ़ते हैं तो यह दर्शाता है किसको। एक बात और, जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होंगे वह H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं OH- देते हैं, OH- देते हैं। और अभी पता है कि 7 से इधर बढ़ते जाएंगे क्षारीयता बढ़ता जाता है, यानी कि क्षार की सांद्रता बढ़ती जाती है। और इधर आएंगे तो जो अम्ल की सांद्रता है वो बढ़ती, सांद्रता बढ़ने का मतलब कि अम्लीयता की गुण उसमें अधिक होगी। जबकि तनुकरण की अगर कहता है कि वह तनु कब होगा, मतलब तनु मतलब होता है छोटा, सांद्रता मतलब बड़ा। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि 7 से अगर 14 की ओर बढ़ें तो जो उसके OH, क्योंकि 7 से 14 जाने के मतलब कि क्षार की ओर जाएंगे, और इधर आएंगे तो अम्ल की ओर जाएंगे। आपसे पूछा है कि जब इधर जाएंगे क्षार की ओर तो इसकी किसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो H+ की तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अम्ल है नहीं। 7 से 14 की ओर जाने की बात हो रहा है, इसका मतलब क्षार है। अब रहा बात कि उसकी आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो जब हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो इसकी जो सांद्रता होती है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। मतलब कि एक 8 की अपेक्षा 14 की क्षार की गुण सबसे अधिक होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। अम्ल में कहा जाए तो 1 की अपेक्षा 5 की अम्लीयता कम होगी और 1 की अम्लीयता क्या होगी, अधिक होगी। उसी प्रकार 14 की अम्लीयता क्या होगी, अधिक होगी, जबकि
8 की अरे सॉरी 14 की जो क्षारीयता होगी अधिक होगी और 8 की क्षारीयता कम होगी। तो आपसे पूछा कि 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो उसकी जो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, अम्ल की 2 क्वेश्चन आया तो थोड़ा अम्ल से चर्चा बनता है कि चर्चा क्या होता है, जो कि विशेष डिमांड है मुरारी जी का। लीजिए, अब रहा बात कि अब सूचक कैसे होता है। अम्ल और क्षार के 3 प्रकार से सूचित किया जाता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक के रूप में, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। हम अम्ल और क्षार को 3 तरह से सूचित कर सकते हैं, 3 तरह से उसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक के रूप में, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक के रूप में और तीसरा होता है गंधीय सूचक के रूप में, यानी कि जिससे गंध के रूप में मिलता है। प्राकृतिक सूचक के रूप में लिटमस को ले सकते हैं, क्योंकि लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन जो है थैलोफाइटा संघ के पौधा है, और पौधा है तो भी क्या है, प्राकृतिक ही है। या आप लाल पत्ता गोभी को ले लीजिए, ये भी प्राकृतिक है। हल्दी ले लीजिए, या हाइड्रोजिया का फूल ले लीजिए, या पेटूनिया का फूल ले लीजिए। ये सारे के सारे जो होते हैं, हाइड्रोजिया का फूल, पेटूनिया का फूल, ये सारे के सारे जो होते हैं प्राकृतिक सूचक में आते हैं। जबकि कृत्रिम सूचक में कौन आता है, तो जो फिनाफॉलिथिलीन आता है, हो सके धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो नाम बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। फिनाफॉलिथीन, मेथिल ऑरेंज, ये 2 क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कौन, फिनोफॉलिथीन और मेथिल ऑरेंज जो होता है यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जबकि कुछ हम गंध के रूप में, कुछ गंध से भी पता कर सकते हैं, प्याज के रस से, वेनिला से या लौंग के तेल से। प्याज के रस से, वेनिला से और लौंग के तेल से, यानी कि इन सारे के सारे से हम क्या कर सकते हैं कि अम्ल को और क्षार का जो है उसके क्षार का पता लगा सकते हैं। देखिए, जब आप लिटमस से पता लगाएंगे, जब लिटमस पेपर से पता लगाएंगे, जो लिटमस है प्राकृतिक सूचक है, तो अगर अम्ल होगा, जब अम्ल होगा तो आप नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो आपसे कोई पूछे कि अम्ल क्या करता है, तो लाल कर देता है, जबकि क्षार क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। लिटमस को अगर कहे कि लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल कर देता है, जबकि क्षार क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसी प्रकार अगर लाल पत्ता गोभी की अगर कहा जाए, तो लाल पत्ता गोभी अगर लाल हो जा रहा है तो कहेंगे कि वह अम्ल है, अगर हरा हो जाएगा तो कहेंगे कि वह क्या है, क्षार है। अगर हरा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, क्षार होगा। मतलब कि लाल लिटमस में भी लाल हो रहा है और पात गोभी में भी लाल हो रहा है, कौन, अम्ल का, लेकिन क्षार जो है नीला कर दे रहा है और हरा कर दे रहा है। वहीं हल्दी की बात कहा जाए तो हल्दी में अगर अम्ल आप डालिएगा तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, हल्दी जैसा का तैसा रहेगा। मतलब कि हल्दी में अगर अम्लीयता किसी चीज़ को, अम्ल को डालते हैं तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि आप उसमें क्षार डाल दीजिएगा तो लाल हो जाएगा। आपको पता है कि जब हल्दी में चूना को मिला दिया जाता है, चूना एक क्षार है, और जब चूना को मिला दिया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन हम किसमें, जब हम हल्दी में किसी भी अम्ल को डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हल्दी पीला से लाल हो जाता है तो कहेंगे कि वह क्या है, क्षार है। यह 3 क्या थे, प्राकृतिक सूचक 3, और एक चौथा प्राकृतिक सूचक क्या था, हाइड्रोजिया का फूल। हाइड्रोजिया का फूल, तो इसको कल ही के सेट में आया था। हाइड्रोजिया का फूल का रंग कैसा कर देता है, तो जो हाइड्रोजिया का फूल होता है, हाइड्रोजिया का फूल जो होता है, अम्ल जो होगा उसको नीला कर देगा और क्षार जो होगा उसको गुलाबी कर देगा। तो हाइड्रोजिया के फूल अम्ल को नीला कर देता है, जबकि क्षार उसको गुलाबी कर देता है। क्लियर है। यह तीनों के 4 क्या थे, प्राकृतिक सूचक थे। तो कभी कभी सजाने के लिए भी देता है कि निम्न में से कौन सा अम्लीयता और क्षारीयता के प्राकृतिक सूचक हैं, तो लिटमस हुआ, हल्दी, हाइड्रोजिया का फूल, पेटूनिया का फूल इत्यादि सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं।
जबकि फिनाफॉलीथीन और मेथिल ऑरेंज जो होते हैं, यह फिनाफॉलीथीन और मेथिल ऑरेंज इसको बनाया जाता है, कृत्रिम तौर पे बनाया जाता है, और यह जो होता है अगर अम्ल होगा तो यह रंगहीन हो जाएगा। फिनाफॉलीथीन जो है, फिनाफॉलीथीन अम्ल होगा, रंगीन हो जाएगा, क्षार डालिएगा गुलाबी हो जाएगी, क्षार डाल दीजिएगा गुलाबी हो जाता है। वहीं मेथिल ऑरेंज होता, अम्ल डालने पे लाल हो जाता, जबकि क्षार डालने पर पीला हो जाता है। क्या डालने पे? पीला हो जाता है। तो आपको याद रखना क्या है, तो आप देखिए एक बात और याद रख सकते हैं। देखिए लिटमस में भी लाल, लाल पत्ता गोभी में भी लाल, हल्दी में कोई बदलाव नहीं। हाइड्रोजिया या पेटूनिया में बस याद रखिए कि एगो क्या होगा, यहाँ पे नीला होगा, बाकी इसमें भी क्या हो रहा है, लाल ही हो रहा है, या तो कोई बदलाव नहीं होगा या लाल होगा। एक याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजिनिया या पेटूनिया का जो फूल होता है उसका रंग नीला होता है। तो हल्दी और फिनोफेलिथीन में कोई रंग नहीं, यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है, वो रंगहीन होता है, जबकि बाकी में लाल होता है। हल्दी और फिनाफॉलीथीन में कोई बदलाव नहीं, जबकि फूल में नीला हो जाता है, बाद बाकी कुछ ही नहीं। और इसमें क्षार की अगर बात कहा जाए तो नीला इत्यादि होगा। प्याज के अगर गंध से अगर कहा जाए तो प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देगा, अम्ल होगा तो, अगर क्षार होगा तो कोई गंध नहीं देगा। वेनिला जो चॉकलेट बनता है वो समान गंध के रहेगा, अम्ल रहेगा, लेकिन क्षार रहेगा तो कोई गंध नहीं देगा। मतलब कि वेनिला जो है अगर क्षार उसमें डालते हैं तो उसका गंध खत्म हो जाएगा, जबकि अगर वेनिला में अम्ल डाल दिया जाता है तो कोई गंध में बदलाव नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्राकृतिक सूचक और इत्यादि हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं डिस्कशन से? डिस्कशन से बोलिएगा, कहीं बोर हो रहे होंगे तो अगला बार से छोटा कर देंगे डिस्कशंस, ताकि सीखनो सेट मारिए और सीखिए, क्योंकि रात में इस सेट के बाद तो सोना ही है, तो क्यों ना कुछ प्राप्त करके ही सोया जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कि कौन से धातु, आपको बताना है कि कौन से धातु आयरन के क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर देगा। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि लोहे को विस्थापित नहीं करेगा, नहीं करेगा पूछ रहा है। ये भी ध्यान देना है कि कौन है धातु जो आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं कर पाएगा। आंसर कीजिए, आप लोग कमेंट में कीजिए क्या डिस्कशंस अच्छा लगता है। अगर डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बाकी लोगों को भी आते समय लेते आइए ताकि जनसंख्या और बढ़ती जाए, और हम जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे अगले बार ले जो ग्रुप डी में हैं इस बार सबकी सिलेक्शन पक्की हो सके। तो हम लोग ग्रुप डी से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, ताकि मारे की पक्का ही निकल जाए सभी लोगों का ग्रुप डी। तो चलिए इसका देखा जाए कि धातु के आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, क्यों? कौन सा है जो नहीं करेगी? देखिए कोई भी विस्थापित कब करेगा, एक बात और है कि कोई तत्व किसी को विस्थापित कब करेगा, जब अधिक अभिक्रियाशील वाला जो धातु होगा, अभिक्रियाशील वाला जो धातु होगा, कम क्रियाशील वाले धातु को, कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा। मतलब कि जो बड़ियार रहेगा कमजोरका को भगा देगा। मतलब कि जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी वह कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि धातु एक आयरन क्लोराइड है और आयरन को हटाने की बात कह रहा है, तो जो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होगा वे तो इसको हटा देगा। जो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होगा वे तो आयरन को हटा देगा, लेकिन जो आयरन से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व होंगे वह कैसे हटाएगा? नहीं हटाएगा। तो देखिए जस्ता, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो हैं आयरन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। कौन कौन? जस्ता, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आयरन से
अधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि आयरन जो है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है। चांदी क्या है, इन सब में सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है और सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है। तो बताइए कि आयरन को कैसे विस्थापित कर पाएगा, क्या कर पाएगा? तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि किसी भी धातु को हटाने वाला जो होगा वे अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा, तभी कम क्रियाशील वाला को हटाएगा। अब ऑलरेडी यह कम क्रियाशील है और आयरन क्या है, चांदी से अधिक क्रियाशील है, तो कहेंगे कि इसको नहीं हटा पाएगा। तो चांदी जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जबकि जस्ता एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम करता है। अब कहिए कि कैसे पता करेंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है? तो उसके लिए भी एक लाए हैं आपको ऐसा। ये सारे के सारे क्या है, ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे क्या है, कुछ चर्चित नाम है जो कि आपको यहीं से क्वेश्चन देता है, निम्न में से सजाने के लिए दे देता है और इसको विस्थापित करने के लिए कहता है। आप इतने को अगर याद रखते हैं तो क्या आप बना सकते हैं कि कौन किसको विस्थापित करेगा। विस्थापित कौन करेगा? जो अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा, कम अभिक्रियाशील वाले को हटाकर अपने उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए ऊपर से अगर चला जाए, क्या कहा जाए, ऊपर से चला जाए तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील जो होता है एयू सोना है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया, तो सोना हो गया, यानी कि एयू हो गया। तो यह क्या था, इनके क्रम थे। अब देखिए इसको याद रखने के लिए क्या है, यह है जुगाड़। क्या है, यह है जुगाड़, यानी कि ट्रिक जैसा कह सकते हैं। कि कैसे याद रखेंगे इसके पट्टी को कि कौन किसके बाद आता है और कौन किससे अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए यह क्या इसके ट्रिक के रूप में, तो कहेंगे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए, ठीक, केयरलेस। मतलब कि मान लीजिए कि यह क्या है, ऋतु है। क्या हो रहा है, ऋतु के बारे में कहा जा रहा है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मतलब कि हमें कॉल मत करो क्योंकि तुम खुद केयरलेस हो। और फिर जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग, क्या, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, मतलब कि आपको कैसे कॉपर और जो सेव करना है गोल्ड को ऐसे। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स। यह क्या इसके ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। तो प्लीज से होगा पोटेशियम, एस फॉर स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राइटीन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर, ठीक ना। और यह होता है सेब से सिल्वर और गोल्ड। ये सारे के सारे, मतलब कि अब कैसे कह देता, देखिए ये तो हो गया क्रम। अब क्या होगा कि अगर एक पोटेशियम है, क्या है, एक है पोटेशियम और एक है सोडियम, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला है पोटेशियम और यह क्या है, कम अभिक्रियाशील वाला है। तो अगर किसी के साथ सोडियम NaCl ऐसे करके जुड़ा होगा, NaCl जुड़ा होगा, अगर इसमें पोटेशियम डाल दिया जाए तो NO को बगेत देगा, कहेगा तू भाग, अब हमको KCl बनने दे। क्योंकि यह जो होता है सोडियम जो होगा पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए सोडियम को हटा के खुद, जैसे कि अगर NaCl है तो NaCl में से Na को हटाकर खुद KCl बन जाएगा, क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील है। तो एक 3 बात याद रखिए कि अधिक अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील को हटा देगा और अभिक्रियाशीलता का क्या है, यह क्रम है। पोटेशियम तो कहेंगे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, कम से कम इतना याद रखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कभी कभी ना पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद लिथियम भी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कहीं पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि देता है। तो ये सारे के सारे क्रम हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, नहीं कहिएगा कि कितना पच पच कर रहा है, नहीं तो छोड़ के आप लोग भागने लगिएगा, क्योंकि आप लोगों को डिस्कशन पसंद आता नहीं है। आप लोगों को टिक मार्क्स की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं, कि बस एक ही क्वेश्चन जाने, बाकी बने चाहे न बने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि आपको बताना है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। बताइए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। आंसर कीजिए 17 का, कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, एंजियोस्पर्म को या थैलोफाइटा को। बताइए पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। आंसर कीजिए। सभी लोग सो तो नहीं गए, कोई नहीं भागेगा, सभी लोग समझते रहिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और डिस्कशंस भी, बहुत मेहनत लगता है डिस्कशंस बनाने में और इस क्वेश्चंस को जो खिलाने में कि क्या इससे क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जहां आपकी परेशानी होती है वहां सबकी परेशानी होती है, इस बातों को जानते हैं, इसीलिए वही डिस्कशंस करते हैं जो कि आप सबों को भी दिक्कत में आता है। अच्छा, ये पादप जगत की उभयचर, पादप जगत की उभयचर मतलब एमिफीबियन ना, इसको क्या बोलते हैं, एमिफीबियन उभयचर को, एमिफीबियन, यानी कहेंगे कि पादप जगत के उभयचर या एमिफीबियन किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का एमिफीबियन या उभयचर ब्रायोफाइटा को, या इसी को कहा जाता है स्थलीय वनस्पति का पूर्वगामी, स्थलीय वनस्पति का पूर्वगामी, वनस्पति का पूर्वगामी। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का रेप्टिलिया या सरीसृप कहा जाता है। तो इसको कहते हैं पादप जगत का सरीसृप। ये भी पूछेगा, इसको भी याद रखिएगा, अगला बार यही पूछेगा कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को। सरीसृप को ही तो रेप्टिलिया कहा जाता है, तो पूछ सकता है कि पादप जगत का रेप्टिलिया किसको कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। अच्छा, थैलोफाइटा को क्या कहा जाता है, तो थैलोफाइटा को कहा जाता है यह निम्न स्तरीय पौधा होता है, निम्न स्तरीय पौधा होता है, और इसी थैलोफाइटा से हमें लाइकेन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लाइकेन की प्राप्ति होती है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पुष्पभिद पौधे का यानी कि क्रिप्टोगेमस का होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी से उत्पन्न होता है, मतलब कि अनावृत बीजी से उत्पन्न करता है। कौन सा समूह जो है अनावृत बीज उत्पन्न करता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। बताइए 18 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि 18 का आंसर क्या होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी या अनावृत बीजी होता है। आंसर कीजिए सभी लोग 18 नंबर का क्या होगा। चलिए, अगर आपको पता हो कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर लेने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशंस देख ले और उसके बाद क्या करते हैं इसका आंसर ले लेंगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन देख लें या आंसर ही दे दें, आइए डिस्कशंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर ले लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी। आइए, अनावृत बीज उत्पन्न कौन करेगा, अनावृत बीजी करेगा। देखिए, आपको पता है ना कि पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। क्या, पादप जगत को दो भागों में, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। एक होता अपुष्पभिद, मतलब जिसमें पुष्प नहीं लगता है, और दूसरा होता पुष्पभिद यानी कि जिसमें पुष्प लगता है। अपुष्पभिद को क्रिप्टोगेमस, इसको क्या कहते हैं, जिसमें फूल नहीं लगता है उसको कहते हैं कि साफा के साफा क्रप्ट है, मतलब कि यह है क्रिप्टोगेमस। नहीं कहता है कुछ नहीं है, साफा क्रप्ट कर गया है, तो कहेंगे कि अपुष्पभिद मतलब जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता उसको कहेंगे क्रिप्टोगेमस, और जिसमें पुष्प लग रहा है तो कहेंगे कि फेनोरोगेमस। पुष्प लग रहा है यानी
पुष्प लगेगा तो कहेंगे फेनेरोगेमस, पुष्प नहीं लगेगा कहेंगे क्रिप्टोगेमस। मतलब कि यह सारा का सारा क्या है, क्रप्ट है, मतलब कि इसमें पुष्प नहीं लगता है। जिसमें पुष्प नहीं लगता है उसको 3 भागों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कहते हैं। और थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और लाइकेन। इसी लाइकेन से आपको पता हुआ कि लाइकेन थैलोफाइटा से मिला था। तो आपसे पूछा तो यह हो गया ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा का कहते हैं निम्न स्तरीय पौधा। ब्रायोफाइटा को क्या बोले थे, उभयचर या एम्फीबियन, या इसे स्थलीय जगत का पूर्वगामी कहे हैं। और टेरिडोफाइटा को सरीसृप, पादप जगत का सरीसृप या रेप्टिलिया कहे हैं। जबकि जिसमें पुष्प लगता है उसको 2 बीजों में बांट दिया गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। क्या होता है, आवृत बीजी। नग्न बीजी को ही अनावृत बीजी भी कहा जाता है। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी मतलब ना कि इसका बीज जो होता है, इसके बीज के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। यानी कि जैसे बीज के लिए बीजांड होता है तो इसके बीज के उत्पन्न के लिए कोई खास नहीं होता है। यह छोटा छोटा बीज इसमें कभी कभी उसके फल पे ही, कहीं उसके तने पर ही बीज की तरह निकलने लगता है। यह होता है नग्न बीजी या अनावृत बीजी। जबकि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट होता है। तो आपसे पूछा था कि अनावृत बीज किस में, तो अनावृत बीजी में या जिम्नोस्पर्म में या नग्न बीजी में था। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या था आपका क्वेश्चन था कि अनावृत बीजी उत्पन्न होता है तो अनावृत बीजी में। अनावृत बीजी को क्या कहे, और अनावृत बीजी को नग्न बीजी भी कहते हैं, नग्न बीजी भी कहा जाता है। तो यह थे। और आवृत बीजी में 2 भागों में बांटा गया, किसको, मोनोकोट और डाइकोट, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है। अब आते हैं 19 नंबर की ओर। लार में एंजाइम पाए जाते हैं, बताइए कि लार में एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज या लीगेज। बताइए क्या होगा, 19 का आंसर कीजिए, 19 का आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है लार में, बताइए सभी लोग बताइए इसका आंसर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर 19 नंबर की अगर बात कहा जाए तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जो एमाइलेज होता है वह लार में पाया जाता है। एमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है, और एमाइलेज को ही टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, टाइलिन के नाम से जाना जाता है। तो टाइलिन और लाइपेज जो होता है, ठीक ना, टाइलिन अगर कहे कि लार में 2 होता है, एक होता है टाइलिन, क्या होता है टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, यह लाइसोजाइम क्या करता है कि आपके जब भोजन में जीवाणु होता है उसको मारने में काम करता है, जबकि एमाइलेज और टाइलिन जो होता है आपके भोजन में जो शर्करा होता है उसको अपघटित करने में मदद करता है। जो आपके शर्करा होते हैं उसके मंड को मल्टोज या शर्करा में अपघटित करता है। कौन करता है, तो लार करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, कि एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। मतलब कि जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो क्या कहा जाता है उसको, आंसर कीजिए सभी लोग। तो चलिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं, तो उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा उसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा था कि अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनॉक्सी श्वसन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर की ओर। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच, मतलब कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच तंत्रिका उत्तक होता है, वसा उत्तक होता है,
मसल ऊतक होता है या एपिथेलियम ऊतक होता है? आंसर कीजिए। 21 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग कि 21 का आंसर क्या होगा। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनाता है वसा, तंत्रिका, मसल या एपिथेलियम? आंसर कीजिए सभी लोग। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले बार से संख्या बढ़नी चाहिए। आप लोग जितना हर रोज़ जुड़ रहे हैं उतना ही जुड़ रहे हैं। हर बार 1-2 लेकर आइए, अपने दोस्तों को ले आइए और जिसका जो है सबको लेकर आइए, प्राइवेट सरकारी सबको लेकर आइए, जुड़ते रहिए। चलिए, अगर त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों की अगर बात कहा जाए, त्वचा के नीचे जो आपके आंतरिक अंग हैं उसमें अगर कौन होता है तो वह होता है वसा। क्या होता है? वसा होता है। तो आपसे पूछा कि त्वचा के नीचे कौन सा होता है तो वह होता है वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। अच्छा देखिए क्या होता है, कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे समझिए। आपका जो त्वचा है, त्वचा की अगर बात कहा जाए तो त्वचा आपका पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा या स्किन होता है। त्वचा को तो स्किन कहते हैं, त्वचा या स्किन होता है। और त्वचा जो होता है किसका बना होता है तो कहेंगे कि त्वचा जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। ठीक, शरीर के मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा या स्किन होता है और स्किन और त्वचा एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। और एपिथेलियम ऊतक में कौन सा एपिथेलियम ऊतक का बना होता है तो वह कहेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक जो है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक का आपका स्किन क्या होता है? बना होता है। सिंपल जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इसी को सालकी या सालकब भी कहा जाता है। सालकी या सालकब भी कहा जाता है या इसी को पपड़ीदार भी कहा जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, पपड़ीदार, सालकी या सालकब से आपका स्किन बन गया, यानी कि त्वचा बन गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि त्वचा को आपको 3 भागों में बांट दिया जाता है। यह हुआ त्वचा। पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बना कि आपके त्वचा एपिथेलियम ऊतक का बना है। अब आपका जो त्वचा है यह है आपका त्वचा, जिसको कि आप स्किन कहते हैं। स्किन के नीचे होता है वसा और वसा के नीचे होता है मसल्स, यानी कि मसल्स मतलब कि जो मांस होता है वे होता है। मांस से ऊपर होता है स्किन, मतलब यह होता है त्वचा। और त्वचा के बीच में जो होता है वे फैट होता है, वे होता है वसा। तो देखिए क्या जो एपिथेलियम ऊतक की जो त्वचा स्किन है, स्किन के नीचे क्या होता है तो फैट, यानी कि यह होता है वसा। तो आपसे यही पूछा था कि त्वचा के नीचे और मसल्स के ऊपर क्या पाया जाता है तो वह फैट होता है, यानी कि वे होता है वसा। ठीक है। यह मसल्स यानी कि जो आपके शरीर में जो मांस होता है ना, तो जो ऊपर आप चमड़ा देखते हैं, चमड़ा का नीचे जो होता है वे होता है वसा और वसा के नीचे जो होता है वे होता है मांस, यानी मसल होता है। अब स्किन को क्या किया गया है 3 भागों में बांट दिया। स्किन आपको यहाँ पे 3 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए यह एक पतला परत, यह दूसरा परत और यह क्या है तीसरा परत। तो इसको भी दिखाते हैं कि स्किन को 3 भागों में बांट दिया गया है। एपिडर्मिस, डर्मिस और जो होता है यह तीसरा नीचे होता है। कौन? एपिडर्मिस, डर्मिस और क्या होता है यह तीसरा होता है। ठीक ना, यह तीसरा लेयर होता है। देखिए एपिडर्मिस आपकी ऊपरी त्वचा, जो ऊपरी सबसे जो ऊपरी पतली परत होती है, मतलब कि यह पतली परत का 3 भाग है। एपिथेलियम त्वचा के 3 भाग में एक होता है एपिथेलियम, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और क्या होता है यह तीसरा होता है। देखिए यह जो होता है ऊपर वाला जो होगा एपिडर्मिस, इसमें आपकी नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। आपका जो ऊपर वाला चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, एपिडर्मिस में आप में नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। जबकि डर्मिस में अगर देखा जाए तो जो आपके स्किन का जो बाल आता है,
जो स्किन में जो बाल आता है और यहीं से जो ऑयली कलर के आता है, जो तेल ओल निकल के आता है उसमें आता है। तो यहाँ से निकल के आता है, इसमें बाल होता है, इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं। तो कभी कभी देखते हैं कि हाथ छिला जाता है तो वहाँ पे ब्लड नहीं आता। कभी कभी आप कभी छील लेते हैं, कभी आपका हाथ छिला जाता है, क्या होता है कि कभी कभी आप हाथ को छील लेते हैं तो आप में ब्लड नहीं आता है। तो आप किसको छिलाता है, मतलब कि आप कभी कभी आपका हाथ छिल जाता है तो ब्लड नहीं आता, कभी कभी छिलाने में ब्लड आ जाता है। तो मान लीजिए कि जब छिला गया ब्लड नहीं आया तो मान के चलिए कि वह स्किन का जो ऊपरी परत एपिडर्मिस है वह छिलाया है। अगर डर्मिस छिला जाता तो डर्मिस में यह दिखाई दे रहा है नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं होती हैं, और यह नलिकाएं क्या होगी, छिला, जब इसको छिला जाएगा तो नलिकाएं से, यहाँ से नली है तो यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊपरी एपिडर्मिस छिला जाएगा तो ब्लड नहीं आएगा, जबकि डर्मिस से आता है। तो इसमें रक्त नलिकाएं पूछता है कि किस में रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, डर्मिस में या एपिडर्मिस, डर्मिस या नीचे वाला में, तो डर्मिस में पाया जाता है। जबकि नीचे वाला से जो है आपका ऑयलीय आता है, जो आप शरीर को तैलीय रूप में नहीं देखते हैं, शरीर चिपचिपा हो जाता है, तैलीय हो जाता है, वो नीचे वाला से आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, एकीकरण, विरचन या खटीकरणकरण। बताइए 22 को क्या कहेंगे? जब अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए जब अस्थायी संरचना का आकार में क्रियाओं में अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर इसकी अगर बात कहा जाए तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा, उसको विभेदन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना की आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विभेदन कहते हैं। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपसे पूछा था कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना और आकार की क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको विभेदन कहते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए कहते हैं कि एक बात है, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए, आप लोगों के लिए एक सुबह में 8 बजे, आप लोगों के लिए सुबह में एक 8 बजे वीडियो आने वाला है हर रोज़, जिसमें जीए और जीके होगा। जीए और जीके मतलब कि, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी के सिलेबस में साइंस के साथ साथ साइंस 25 क्वेश्चन और उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे जीए और जीके का होगा। जीए और जीके मतलब जनरल अवेयरनेस और जीके का होता है। तो हम लोग सुबह में क्या करने वाले हैं? जीए और जीके में करंट अफेयर्स, तो 10 करंट अफेयर्स इत्यादि रहते हैं, तो उस सारे को क्या करेंगे कि उसको भी प्रैक्टिस करते चलें, ताकि यह 25 क्वेश्चन तो इसको कर रहे हैं, उसको भी वैसे जैसे कि यह ग्रुप डी का क्वेश्चन जैसे शामिल किया गया है 2018 का, उसी प्रकार इसमें भी 2018 के ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ उसका भी डिस्कशन, और प्रत्येक रोज हम लोग 10 करंट इसमें जो कि एग्जाम में आएगा उसको, ना कि जो रोज घट रहा है वैसे नहीं, जो हम लोगों के मंथली जो आया है, जैसे कि सितंबर में कौन सा पुरस्कार कब मिला है, किसको कौन मिला है, तो इसमें जो आएगा 25 क्वेश्चन का ये भी होगा। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चंस जो देखे हैं, इसमें भी क्या करने वाले हैं कि 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन में क्या क्या होगा? तो आपका होगा जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जीके टाइप का होगा। 10 क्वेश्चंस जो होंगे आपके करंट के होंगे इसमें, और 15 क्वेश्चन में जो होंगे, 15 क्वेश्चन में बांट दिया जाएगा। 3 हिस्ट्री का होगा, 3 होगा पॉलिटी का, 3 होगा हिस्ट्री, 3 होगा पॉलिटी। देख लीजिए एक सेकेंड, और कोई भागेगा नहीं, इसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बताते। आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा। जो सुबह 8 बजे आने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन बचे। 15 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन में हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटी के होंगे, जियोग्राफी के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, और ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और
एस्थेटिक्स टाइप का जो विविध होगा इसमें। तो 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो जो होंगे यह 15 क्वेश्चन इसमें होंगे और 10 क्वेश्चन करंट के होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जो क्वेश्चन बना है उसको भी एक बार देख लेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन बना है, उसी के हिसाब से उसका भी डिस्कशन होगा। पॉलिटी से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक से 3 स्टैटिक्स होंगे और 10 करंट अफेयर्स होंगे, जिससे कि इससे के साथ साथ हम लोग का करंट अफेयर्स भी क्या होता जाए, प्रैक्टिस होता जाए। तो हम लोग 8 बजे सेशंस लेके आ रहे हैं, प्रत्येक रोज़ 8 बजे सुबह हम लेके आएंगे। जल्दी ही आएगा, जब आया जाएगा उसको बता दिया जाएगा। तो आप लोगों का क्या विचार है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा कि क्या इस सेशन को ले आएँ या नहीं लेकर आएँ, आगे बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए कि वंशानुक्रम मतलब कि वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादन किया था किसने। जो वंशानुक्रम है मतलब कि वंशगति के बताना है कि वंश जो अनुक्रम है आपके नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ग्रेगर मेंडल, डार्विन साहब, स्टैनली मिलर या होल्डर, बताइए आंसर कीजिए 23 का। और उसके बारे में कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या वो सेशंस लेके आए या नहीं आए। आए तो यस टाइप कर दीजिए, नहीं उस सेशंस को लेकर आए तो नो टाइप कीजिए। देखिए थोड़ा उस सेशंस को लेकर आए या नहीं, 8 बजे वाला सुबह को लेकर जल्दी से उसको लेकर आएँ या नहीं लेकर आएँ। जिसको जिनको चाहिए उस सेशंस को यस टाइप कीजिए और जिनको नहीं चाहिए वो नो टाइप करें। 23 नंबर का बताइए कि क्या होगा। वंशानुक्रम के प्रतिपादन को किसने दिया था, मतलब कि वंशानुक्रम के प्रतिपादित को किसने दिया था, यानी कि अनुवांशिकी के तरह किसने दिया था। तो आप सबों को पता है कि वंशानुक्रम के नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन से जीव में बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। आपको बताना है कि कौन सा जीव है जो कि बहुविखंडन प्रजनन करता है। बताइए कौन सा है जो कि बहुविखंडन प्रजनन करता है। आंसर कीजिए, कौन सा जीव बहुविखंडन करता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगाइरा। आप सबों को पता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, बताए थे एक दिन और कि जो प्लाज्मोडियम होता है वह बहुविखंडन करता है। तो यह क्या था, इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या देखें, आज 24 ही क्वेश्चन हो पाया है। तो आज देखे हैं 24 क्वेश्चन। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट बेसी चला गया होगा 1 घंटा से, तो उससे मतलब नहीं है। आज का डिस्कशन भी बढ़िया था, क्वेश्चन भी अच्छा था। तो क्या इसी तरह का डिस्कशन चलने दिया जाए या डिस्कशंस को छोटा कर दिया जाए। हमको लगता है इतना डिस्कशन ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में 60-25 क्वेश्चंस हो जाता है, डिस्कशंस भी हो जाता है और हो जाता है। अगर टिक मार्क कराएंगे तो 40 मिनट में हो जाएगा। तो 40 मिनट में कराने से क्या फ़ायदा, क्योंकि 1 घंटा पढ़ लीजिए, 10-10:30 बजे तक आप क्या हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा। फिर उसके बाद कुछ पढ़ना होगा तो पढ़िए, फिर सो जाइएगा। तो उस सेशंस को भी लेकर आएंगे, इसको भी लेकर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए और थैंक यू। और जो व्यक्ति लाइक नहीं किया लाइक करें। अगला बार काल से जनसंख्या बेसी होना चाहिए, जितनी जनसंख्या आ रहा है उससे बेसी करिए सभी लोग। एक को पकड़ के लाइए कम से कम, ताकि जनसंख्या बढ़े। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।